तो बेटा पहला क्वेश्चन में कह रखा है बेटा जो एरिया है ना बेटा MT3 स्टार्ट करें रफ्तार से, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं जो एरिया है वो चेंज हो रहा है 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर से, है ना। और मैंने क्वेश्चन करवा दिया था वैसे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अच्छा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैंने करा दिया था मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो दे रखा है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सरफेस एरिया होता है 6a², सरफेस एरिया क्या होता है 6a², क्या ये बात मालूम है? यस बिल्कुल अच्छे से मालूम है। अब ds/dt करना है, तो ds/dt क्या हो जाएगा, d/da इंटू da/dt। अब ये ds/dt रखा 5, है ना, ये क्या हो जाएगा 6a², है ना। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12a, और da/dt ये मेरे को निकालना चाहता हूं इसको मैं, है ना। तो da/dt क्या आ जाएगा, जब क्या 1 है, a1 है, तो ये आ जाएगा 5/12, क्योंकि a तो 1 है, तो da/dt आ जाएगा 5/12, क्या आ जाएगा बेटा 5/12। क्या ये बात समझ में आ गई? यस आ गई है ना। लेकिन पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी डायगोनल, अब बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है a√3, तो dl/dt क्या हो जाएगा जरा जल्दी बताओ, dl/dt हो जाएगा √3 टाइम्स da/dt, दैट इज 5/12 √3, खत्म बात, खल्लास। हाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे सम ऑफ यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। बेटा दो वेक्टर का सम बेटा बराबर कब होता है बेटा बताओ जरा। 1 1 है तो 1 कब आएगा बेटा, 120 डिग्री एंगल होगा, तो उनका डिफरेंस क्या होगा √3, क्या होगा। देखो बेटा ये एक वेक्टर है a वेक्टर, ये b वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर, ये होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या होता है a वेक्टर माइनस, ये वाला वेक्टर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या होगा बेटा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। कैसे पता, b वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, b वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल टू, तो x वेक्टर क्या हो जाएगा a माइनस b, a माइनस b होता है जिसका हेड, जो हेड से ज्वाइनिंग वाला वेक्टर होता है, और हेड शुड बी टुवर्ड्स पहला वाला वेक्टर a माइनस b। अब बेटा देखो, अब अगर दो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ठीक है, अब ये तो 1 ही है तो डिफरेंस ये हो गया, और अगर ये 120 है तो आधा हो गया 60, तो 1 sin 60 1 sin 60 क्या हो जाएगा 2 sin 60। अब 2 √3/2 क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, बहुत शानदार। पावर दे रखा है a/t² b/t³ प्लस c। अब बेटा पावर इक्वल टू पावर प्लस पावर प्लस पावर, नहीं आया समझ में, अरे पावर प्लस पावर प्लस पावर ही तो पावर होगी यार, पावर। आप क्या कहना चाहती हो, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। हाँ तो बेटा शुभम मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। शुभम बेटा पावर होता है पावर प्लस पावर प्लस पावर, पावर 2 हाथी प्लस 3 हाथी प्लस 4 हाथी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 9 हाथी। उधर तो राइट साइड में तो हाथी लिखोगे ना यार, ऐसे थोड़े ना 2 हाथी प्लस 3 हाथी प्लस 4 हाथी इक्वल टू 900 साकेत, ऐसे थोड़े ना बोलोगे यार। मतलब हर तरफ यूनिट सेम होगी, हर तरफ यूनिट क्या होगी बेटा, दोनों बेटा डायमेंशन हर एक क्वांटिटी क्या होती है बराबर होती है, डायमेंशन हर एक क्वांटिटी की क्या होती है बराबर होती है ना। बेटा आप थोड़ा सांस हल्के हल्के लेना, ऐसा ना हो नाक में चली जाए। हाँ अब बेटा पावर a/t³ t², कोई बताता ही नहीं, b/t³ प्लस c। अब देखो देखो c पावर है, अब a/t² पावर है, तो a क्या हो जाएगा पावर इंटू t², ये पावर इंटू t³। अब ab/c का डायमेंशन पूछा है, तो a क्या पावर इंटू t², a क्या पावर इंटू t³ अपॉन पावर। तो बेटा देखो टाइम का डायमेंशन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मास का डायमेंशन तो चेंज होगा नहीं। तो a में भी मास की पावर 1 है, b में भी मास की पावर 1 है, और c में भी मास की पावर 1 है। नहीं है समझ में, तो मास की पावर 1 वाला ही आंसर आएगा, एक ही, खत्म हो गई बात है, खल्लास, है ना। बाकी अगर पूरा निकालना ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है, क्योंकि a/t² अगर पावर है तो a का डायमेंशन क्या आएगा ml2। देखो a पावर क्या होती है ml2t-3, ml2t-2 होती है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है पावर, कितने रेट से एनर्जी मिल रही है उसको बोलते हैं पावर। तो ml2t-3 इंटू t², ml2t-1। b का क्या आएगा ml2, बस नहीं है बेटा, पावर है ml2t-3, b/t³ भी वही है, t³ से मल्टीप्लाई करो तो t-3 उड़ जाएगा। अब c तो पावर ही है ml2t-3। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा, मास में तो कोई चेंज आना नहीं था ना, इसके कारण टाइम का डायमेंशन चेंज होगा, टाइम में क्या डायमेंशन है मतलब वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मास में तो जो था वही का वही रहेगा ना यार, m की पावर 1, तो ab/c में मास की पावर 1 आएगा, वो एक ही में था। बाकी पूरा करना हो तो कर लो यार, पूरा करना भी आना चाहिए, पूरा करना भी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी है 2k² L² by m√n, तो बेटा होता क्या परसेंटेज एरर इन
x is twice of percentage error in k plus twice of percentage error in l plus one time percentage error in n plus m plus half of percentage error in n। कर पाओगे या नहीं? क्या मेरे को करना है? क्या मेरे को समझाना है? बेटा यहां पर क्या रखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, स्मूथ है सरफेस। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस है, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा। सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? पर बेटा एक बात सोचो, जिसका एंगल ज्यादा है और जिसका एंगल कम है, फर्क क्या आएगा? हाइट तो बराबर है, हाइट तो बराबर है, सबकी हाइट बराबर है ना? मैंने नहीं बराबर बनाई है ना? मैं क्यों बराबर बनाऊं? अब मान लो ना हाइट बराबर है यार, खत्म हो गई बात यार, क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे को यार? तो बेटा अगर यहां से छोड़ोगे और यहां से छोड़ोगे तो बेटा जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, ग्रेविटी वर्क बराबर करेगी, स्पीड बराबर आएगी। ये तो क्वेश्चन अपने मेंस में भी आया था, मेंस में आया था क्वेश्चन, याद आ गई बात? ग्रेविटी वर्क बराबर करेगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, तो स्पीड बराबर होगी, क्योंकि मास तो बराबर है। अरे बोलो आया, स्पीड बराबर होगी, स्पीड बराबर होगी। अरे तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। अब स्पीड बराबर होगी, पर जिसको लेंथ ज्यादा ट्रेवल करनी है, स्पीड बराबर आनी है, लेंथ ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड तो वही है, पर एक को ज्यादा ट्रेवल करना है और एक को कम करना है। तो जिसको कम करना है उसको टाइम कम लगेगा, जिसको ज्यादा करना है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। थीटा कम तो टाइम ज्यादा, थीटा कम तो किस में टाइम ज्यादा लगेगा? 3 वाले में टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। अब समझ सकते हो ना, 30 डिग्री एंगल है तो सबसे बड़ी लेंथ, 60 डिग्री एंगल है तो सबसे कम लेंथ। देख पा रहे कौन बड़ा है? दिख रहा है ना, आंखों से देखो, यही बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, दिख गया? तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? फर्स्ट वाला भी सही हो गया। एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा आएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी साइन थीटा। क्या आएगा? खल्लास, है ना? और तो गलत आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। कौन सा हो गया? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। रेडियस 0.5 एक स्फीयर है। ये ऐसा क्वेश्चन वैसे, अरे सॉरी, ऐसा क्वेश्चन तो एडवांस में आया था थोड़े टाइम पहले, मतलब लगभग ऐसा, एग्जैक्टली नहीं, है ना? उसमें ड्रामा थोड़ा सा ज्यादा था, वो एडवांस का क्वेश्चन होता है, ड्रामा थोड़ा ज्यादा ही होते हैं। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या दे रखा है? t/2। आर दे रखा है t/2, यहां पे t³/8 आ जाएगा, बहुत शानदार। वॉल्यूम आ जाएगा पाई t³/6। अरे यार 8 आएगा, 4 2 8, 3 2 6 हो जाएगा। ये तो आपका फेवरेट नंबर आ गया, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, dv/dt। तो dv/dt कितना आ जाएगा जरा जल्दी बता दो दोस्तों। ये 3t² है, 3 की फिर से झंड हो जाएगी तो 2 बचेगा, π/2 t²। अब किस टाइम पे बतानी बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किस टाइम पे? 4 सेकंड। तो यहां पे 4 पुट कर लेना, 2 पाई आ जाएगी, वेरी गुड। 8 आ जाएगी, कोई बात नहीं, है ना? नेक्स्ट कह रहे हैं m2 को डबल करने से टेंशन 1.5 टाइम्स हो जाती है। m2 को डबल करने से टेंशन 1.5 टाइम्स हो जाती है, वेरी गुड। हालांकि हमको तो टेंशन जिंदगी में कम करनी चाहिए, ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना? दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, दुनिया में, है ना? तो सारिका पुत्र समझ में आ रहा है? अरे सारिका पुत्र टेंशन नहीं लेनी थी, मस्त रहना तो मस्त। वो सुना नहीं तुमने? कुछ तो लोग कहेंगे फोकस ऑन योर वर्क। और तुम लोग वो क्या करेंगे? परमजीत तुम ना बोलते ना, पहले बता रहा हूं, मेरे को पता तुम्हारे हाथ ऐसे होने का तैयार है तुरंत कैश में। तुम इधर मन लगाओ। M1G टी, हाँ समझ में आ गया? आचल, हाँ अच्छा बेटा बात सुने, हेलो मोनू बेटा खड़े जाओ। M1G, अच्छा बेटा ये सब बातें थोड़ी ना करना, हम तो पढ़ने हैं। M1G - t + t, मोनू खड़े जाओ। M1G - t + t इज इक्वल्स टू M1 + M2a। ए क्या आ जाएगा? M1G अपॉन M1 + M2। t क्या हो जाएगा? M2a, M2a। और a क्या होगा? M1G - t + t इक्वल्स टू M1 + M2a, M1G अपॉन M1 + M2। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये एक्सेलरेशन पहले अलग से लिखूं? अरे भाई M1G - t + t इक्वल टू M1 + M2a, कह दो आ गया। वहां से a आ जाएगा, फिर t = M2a में वो पुट कर दिया a, कह दो आ गया। अब उसके बाद जब ये टेंशन आ गई आपके पास, क्या आ गई आपके पास? टेंशन। क्या हो गया? क्या समझ में नहीं है? हाँ टेंशन आ गई ना। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये टेंशन निकल के आ गई। अब कह रहे हैं जब मास को डबल करते हैं, M2 को डबल करते हैं तो टेंशन 1.5 टाइम्स हो जाती है। तो 1.5 टाइम्स ऑफ M1 M2G अपॉन M1 + M2 हो जाती है जब हम M2 को डबल करते हैं। तो M2 को डबल करो, 2 M1 M2G, M2 के बदले 2 M2 लिख दो,
अपॉन m1 प्लस 2m2, ये हमने m2 को डबल किया। अब जो टेंशन हो गई वो पहले वाले की 1.5 टाइम्स हो गई। कोई ढंग का मार्कर नहीं दिया जा रहा तुमसे। कह दो आगे, यहां से m1/m2 निकालोगे, मैं निकालूंगा आगे। ये m1 m2g कट गया, m1 m2g कट गया, इसको 3/2 लिख दो। अरे यार ये कर लो अब इसके बाद यार, ये 4m1 प्लस 4m2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3m1 तो वहां पे m1 बचेगा, और यहाँ पे आएगा 6m2 तो यहाँ पे 2m2, m1/m2 2 आ जाएगा। यार अब इतना कैलकुलेशन कर लेना है ना बेटा। देखो एक बार की बात है ना, इधर ये शांतनु आया, मेरा हाथ पकड़ खींच रहा था, कहता सर डाउट बता दो। इधर ओम आया, वो कहता सर डाउट बता दो। फिर मैंने देखा दोनों से फोर्स बराबर आ रहे, दोनों से फोर्स क्या आ रहा था, तो मेरे पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, 0। क्या लगेगा, देखो ये मेरे जूतों के साथ जो सरफेस के साथ जो मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाऊं तो कुछ इरेगुलरिटीज हैं। अगर दोनों बराबर खींचना चाह रहे हैं, दोनों अगर, तो बेटा फिर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर मान लो कि शांतनु ज्यादा फोर्स लगा रहा होता तो उधर जाने की टेंडेंसी होती, फिर फ्रिक्शन मेरे पे इधर को आता। अगर मैं इक्विलिब्रियम में होता तो कह दो आगे। अब यहां पर बेटा देखो कंडीशन क्या, 30 डिग्री एंगल है, ध्यान से देखो। यहां पर एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है जिसका मास 1 kg है ना। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 10 न्यूटन, बहुत शानदार। ये 2 kg है ना, ये हो जाएगा mg sin 30, 10 हो जाएगा ये भी, तो 10 न्यूटन है ना। और यहां अब बेटा देखो, अब दोनों तरफ से अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है ही नहीं, दोनों तरफ से फोर्स बराबर, तो चलेगा तो है नहीं, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आ गया तो अगर यहां टेंशन 10 न्यूटन, यहां पर अगर वेट 10 न्यूटन, तो टेंशन भी क्या होगी 10 न्यूटन, तभी तो नहीं चलेगा। अब टेंशन अगर 10 है तो 10 उधर को फोर्स आ रहा है, 10 इधर को, फिर फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, फिर फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, खत्म बात। हालांकि कुछ बच्चे म्यूएमजी कॉस थीटा करके आ गए पेपर में, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पहले भी आया वो क्वेश्चन अगर आपको मालूम हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा, 25 कार्टन उठाने, 25 कार्टन, सॉरी 10 कार्टन उठाने, एक का मास 25 है, एक का मास क्या है। अब वो रैंप कितनी बड़ी है उससे क्या मतलब है मेरे को तो मतलब है कितना ऊपर उठा के रखना है, 1.5 मीटर ऊपर उठा के रखना है। तो mgh एक पे वर्क करना पड़ेगा, mgh एक पे वर्क करना पड़ेगा, और कितने उठाने हैं 10, m की वैल्यू दे रखी 25। क्या सॉल्व करूं, ये हो जाएगा, हो जाएगा। पावर कांस्टेंट है, क्वेश्चन हमको रटा हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करेगी, t की पावर 3/2। 2 बार तो इसी सेशन में आ गया इनके पेपर में, बताओ यार, फरवरी मार्च में भी आया था, पता नहीं कितनी बार आएगा अभी। तो बेटा देखो मेरी बात सुन लो, अब आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा मेरे को क्या लगता है कैसे आएगा, कह देंगे डिस्प्लेसमेंट वेरीज एज t की पावर 3/2। तो वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, t की पावर 1/2। एक्सेलरेशन कैसे वेरी करे, कुछ k डैश, मैं जानता हूं dx/dt से वेलोसिटी आएगा तो 3/2, कुछ कांस्टेंट जो आएगा मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को t की पावर निकालनी, क्या निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, k डबल डैश t की पावर -1/2। अब हो सकता है वो पूछ ले पावर किस पे डिपेंड करेगी, हो सकता है वहां पर वो t की पावर 3/2 के बदले t² दे दें, क्या दे दें, t² दे दें। तो बेटा अगर x की पावर x इक्वल टू t की पावर 3/2 है, तो बेटा पावर क्या है कि पावर होता है बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज MAV। तो a इंटू v करोगे तो ये कट जाएगा, क्या दो आगे समझ में, हाँ ना बोलो यार। तो पावर कांस्टेंट आ जाएगी, है ना। मान लो कहते काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, तो 12mv², तो t की पावर 1 आ जाएगा। अरे क्या दो आगे, नहीं है क्या समझ में। अगर मान लो वहां पर आ जाए x दे दे t², फिर पूछ ले पावर किस पे डिपेंड करेगी, तो x अगर t² है तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 2t हो जाएगी, एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा, फोर्स क्या होता है ma, है ना, और फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या होती है, पावर। तो a तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी में t है, तो ये प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1 आ जाएगा। अगर ये t³ होता तो यहां t² आता और यहां t आता, तो बेटा पावर प्रोपोर्शनल टू t³ आ जाती फिर। अरे क्या दो आगे यार, नहीं आया क्या समझ में, बिल्कुल सिंपल बातें कर रहा हूं यार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब देखो बेटा असल में है क्या कि हमारे पास मान लो ये ऑब्जेक्ट है। अब बेटा अगर अभी ये नहीं फिसल रहा है ना, क्यों नहीं फिसल रहा होगा बेटा, क्योंकि जितना फ्रिक्शन चाहिए होगा, है ना, मतलब जितना आप कह लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है उतना फ्रिक्शन उससे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की उससे ज़्यादा होगी। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, पक्का ये फिसल जाएगा। आप समझ पा रहे हो, मतलब अगर आप ये सोचो कि अगर मैं ये बढ़ा दिया, अब ये फिसल गया, ला के दो वापस। लेकिन अगर मैं इसी को ना और पास में रख दूं, जैसे यहाँ पे, है ना, अब मैंने रेडियस क्या कर दी, लगभग हाफ कर दी, अगर यहाँ पे रख दिया तो, है ना, रेडियस मैंने क्या कर दी, लगभग हाफ कर दिया, है ना। अब ये मतलब साइड वाइज ना गिर जाए क्योंकि इधर सरफेस उतना वैसा नहीं ना। अब यहां पर और तेज भी करूंगा तो भी नहीं निकल रहा,
वो मतलब झटका लग के गिर गया, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि बेटा एम ओमेगा स्क्वायर आर जो फोर्स है ना बेटा, आर कम कर दिया तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो चाहिए ही कम है। मतलब समझ लो बच्चे के अगर हाथ पकड़ के घुमा रहा हूँ, बच्चे ने हाथ में लगा लिया तेल, तो मैं तेज नहीं घुमाऊंगा भाई, क्योंकि फिर मेरे को फोर्स ज़्यादा लगाना है और वो हाथ से स्लिप हो जाएगा, मैं ज़्यादा फोर्स लगा ही नहीं पाऊंगा, ज़्यादा फोर्स डांट पड़ेगी जो भी उसकी मम्मी होगी उससे, है ना, और अपनी मैडम तो फिर खून कर देंगे, है ना। वैसे हम डरते किसी के बाप से भी नहीं। हाँ इसी बात पे आओ, फटाफट से आओ, कम ऑन, थोड़ी ली, कम ऑन। हाँ चलो इतना मैं ही कर लेता हूं। तो बेटा कहने का मतलब ये है, हेलो वो डस्टर तुम्हारा है? तो मैं कह रहा था मिस्टर थोड़ी ली, मेरी बात सुनो बेटा। अब देखो जो फ्रिक्शन चाहिए, अगर यहां पर बॉडी है, मेरी बात सुनो, आर डिस्टेंस पे, तो अगर मान लो जब फिसलने की कंडीशन आ रही है, जब उसके बाद जब आप ओमेगा अगर बढ़ाओगे तो फिसल जाएगा मान लो, तो वो एम ओमेगा स्क्वायर आर है। और अगर हेलो यही रुको, तो जब ये म्यू एम जी के बराबर हो गया, इससे इसके बाद क्या आप ओमेगा बढ़ा सकते हो? नहीं, फिर फिसल जाएगा। फिर क्या होगा? तो अभी मान लो रेडियस की वैल्यू आ रही थी 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखी है। अब अगर आपने ओमेगा को कर दिया हाफ, तो अब यहां पर, अब मैं जानता हूं कि फ्रिक्शन अब ये म्यू एम जी नहीं लगेगा, अब कम चाहिए होगा, पर अगर आप चाहते हो कि बताओ कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दें, तो बेटा 4r कह दो आ गया। यहां पर रखने पे नहीं फिसला था, यहां पे फिसल गया था, क्योंकि यहां पर म्यू एम जी तो वही है, हालांकि बेटा इस जगह स्केन अलग है, इस जगह स्केन अलग है ना, तो म्यू अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने यहां नहीं रखा। यहां ना ये ज्यादा ड्राई होता है पोर्शन, यहां और यहां थोड़ा सा वो स्वेटी रहता है ना। हो सकता है सबकी बॉडी अलग अलग। अरे कह दो आगे यार। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर ओमेगा को हाफ कर दिए तो एम ओमेगा स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आपने 1/4 कर दी, तो यहां पर रेडियस 4r पे रखोगे तब जाके वही फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, तब जाके फिसलने की कंडीशन आ जाएगी। कह दो आगे, पक्का आ गया, समझ में नहीं आ गया? अच्छा अगर ओमेगा को 1/3 कर देते, फिर 9r पे रखते, तो फिसलने की कंडीशन आती, वेरी गुड। थोड़ी ली, कम ऑन, कम हियर। v वेलोसिटी से आ रहा है एक ऑब्जेक्ट, ये m/2 मास है, ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है बताओ जरा? 2v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? टोटल मोमेंटम कितना भाई? गधे हो तुम, 0 है। mv 0 हो गया। मोमेंटम कंजर्व रहेगा कोलिजन के बाद या नहीं? कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या आएगी? मान लो u आएगी, तो इसकी क्या आएगी? 2u आएगी, तभी तो 0, टोटल 0 था तो 0 का 0 ही रहेगा ना यार बेटा, कैसा भी कोलिजन हो। अभी देखो ये क्या हुआ, मैंने आपको झापड़ मारा, तो बेटा आपको लग रहा है कि मैंने आपको मतलब आप पे फोर्स लगाया, आपने भी मेरे हाथ पे फोर्स लगाया है ना, तो आप भी इक्वली कल्प्रिट हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो बेटा टोटल फोर्स क्या होगा? 0। टोटल फोर्स क्या होगा? 0। तो बेटा टोटल फोर्स 0 है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व है। अब मोमेंटम कंजर्व है ना, इसलिए आपने क्या लिया, इसकी वेलोसिटी u तो इसकी 2u, क्योंकि टोटल फोर्स 0। बेटा इसने जितना इस पे फोर्स लगा उतना इसने इस पे लगा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टोटल फोर्स 0 है, टोटल फोर्स 0 है, तो मैं ये पक्का कह सकता हूं यहां पे टोटल फोर्स 0 है, तो यहां पर ये मैं पक्का कह सकता हूं मोमेंटम 0 था, 0 का 0 ही रहेगा। कह दो आ गया समझ में? तो इसके पास वेलोसिटी अगर u आएगी तो इसके पास 2u, तभी मोमेंटम 0। और इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 3u, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v बराबर, दैट इज u इक्वल टू v। तो इसी की वेलोसिटी पूछी थी, v आ गई। कह दो आगे समझ में? आगे समझ में? वेरी गुड, कम हियर, कंप्लीट योर वर्क। हाँ तो प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है ना, स्क्वायर का साइड लेंथ उसकी अल्फा है, पता नहीं कहां से अल्फा साइड लेंथ ले है ना। देखो बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? हेलो मेरे दोस्त राज दरबार, ये बहुत सारी रॉड्स है, ये क्या बहुत सारी, हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? ml²/3 ने dml²/3। बेटा ml²/3 तो पूरी m मास की रॉड का होता है, यहां पे m मास की प्लेट है तो इसका मास क्या होगा? dm, तो dml²/3 हर एक रॉड का होगा, तो उसका समेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ml²/3 क्या आ जाएगा? हाँ तो इसके अबाउट ml²/3, तो इसके अबाउट क्या बन जाएगा बताओ जरा? सेम ml²/3, क्योंकि dml²/3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ml²/3। इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा बेटा? ix प्लस iy इक्वल टू iz। जब ix प्लस iy इक्वल टू iz लगाना होता है तो बस जनता को बताओ क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए? ix प्लस iy इक्वल टू iz। ये लगाते हुए क्या दिमाग में रखना चाहिए? कि 2D होनी चाहिए, बॉडी 2D होनी चाहिए, और साथ में
जो आई एक्स है वो आई वाई है, जो वो बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। आई एक्स और आई वाई बॉडी के प्लेन, और है ना, तो आई एक्स आई वाई किस में होना चाहिए? बॉडी के प्लेन में। और कहां से बेटा वो एक्सिस पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ, बेटा वो एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने की जरूरत नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास करने की जरूरत कुछ भी नहीं होती। आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड बेटा हमेशा वैलिड होता है ना, किसी भी पॉइंट से वो तीनों बस एक्सेस, बस मतलब वो कॉन्सेप्ट, मतलब वो एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए, है ना। तो बेटा यहां से आ गया 2/3 ml स्क्वायर, दैट इज 2/3 m अल्फा स्क्वायर। बहुत शानदार तरीके से हम कर पाए। कह रहे अज्यूमिंग टॉर्क टू बी जीरो, कह रहे टॉर्क जीरो है। क्या कह रहे टॉर्क? बेटा टॉर्क जीरो होता तो क्या कंजर्व होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या कंजर्व होता है? तो अब बेटा अर्थ का मास क्या है? m। कह रहे कीपिंग मास कांस्टेंट, है ना, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। क्या दो आगे समझ में? अब रेडियस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया, मास वही है, तो रेडियस को हाफ कर दिया बिना टॉर्क लगाए, अच्छी बात। तो 2/5 mr/2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्या जाएगा? 2π/t डैश। तो यहां से बेटा क्या जाएगा? t डैश क्या निकल के आ जाएगा? t डैश आ जाएगा t/4, दैट इज 24/4, मतलब आपका फेवरेट नंबर mr6। क्या तो समझ में आ गया? हाँ ना बोलो बेटा। एक बार की बात है, किसी ने कहा सर एस्केप वेलोसिटी डिराइव करके दिखा दो तो मजा आ जाए। मैंने कहा देखो एस्केप वेलोसिटी डिराइव करने के लिए बस क्या चाहिए होता है? पेन। क्या चाहिए होता है? पेन। वेरी गुड। अब बेटा देखो, अगर इसको एस्केप वेलोसिटी देनी है, प्यारे बच्चों मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, है ना, और जीवन आप बिल्कुल बुरा मत मानो जब मैं प्यारे बच्चे कह रहा हूं, है ना, क्योंकि ना तो तुम प्यारे हो ना तुम बच्चे हो, तो बुरा क्यों मानना है ना। तो वैसे बच्चे ही प्यारे होते हैं ना, है ना। हाँ अजीत, अजीत के लिए अजीत, हाँ अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा बस 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 हो गया। मोनू यू कैन सिट। हाँ बेटा देखो, अब देखो डिराइव करते हो क्या चाहिए होता है बेटा? हाफ एम वी ई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी दी, और माइनस जी एम ई एम बाय आर ई, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और जब इन्फिनिटी पे चला जाए, जस्ट पहुंच जाए, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल। ये मेरे को कोई कहे कि यहां सीलिंग तक पहुंचाना है, तो सीलिंग पे जैसे ही पहुंचे वहां पे वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जस्ट जीरो। क्या हो जानी चाहिए? जीरो। तो अगर वेलोसिटी जस्ट जीरो हो गई, इसका मतलब जस्ट वो सीलिंग को जाके टच कर रहा है। उससे ज्यादा होगी तो जोर से जाके टकराएगा, बम करके। कैसे टकराएगा? बम कर, कोई कीड़ा होगा उसको चोट लगेगी। तो कहने का मतलब है टोटल एनर्जी को जीरो करना होता है, टोटल एनर्जी को। और यहां से वीई की वैल्यू आती है √2 GME बाय आर, √2 GME बाय आर, √2 GME बाय आर, √2 GME बाय आर, √2 GME बाय आर। कह दो आगे समझ में? आगे समझ में? वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर -100 थी पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या देंगे? हाफ 2v स्क्वायर बराबर 0 + 0 कर दो। क्या दो हम बात कह रहे? प्लेनेट पे पोटेंशियल एनर्जी -100 है, तो v क्या जाएगा? 10। क्या जाएगा? 10। छी बेकार क्वेश्चन, लल्लू। कह रहे हैं एक वायर है, एक और वायर है, दोनों सीरीज में, है ना। एक रस्सी, एक और रस्सी, दोनों में नॉट मारी, और नीचे हमने लटका दिया अपने भाई कमलेश को। पहले मैं सोच रहा था राज दरबार को लटकाऊं, फिर आप सोचोगे रस्सी टूट गई तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। अब पूछे दोनों में स्ट्रेस का रेशियो। स्ट्रेस क्या होता है? टेंशन पर यूनिट एरिया। क्या सीरीज में क्या सेम होता है? एक्सटेंशन या टेंशन? सीरीज में क्या सेम होता है? टेंशन। और पैरेलल में क्या सेम होता है? एक्सटेंशन। याद आ गई बात? तो बेटा कहने का मतलब यह है, अगर ये दो सीरीज में है तो दोनों में टेंशन बराबर होगा। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। ये नीचे हमने कोई भी ठुल्लू लटका दिया यहां पे, तो बेटा जो पहले में स्ट्रेस होगा अपॉन जो दूसरे में स्ट्रेस होगा, टेंशन पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। टेंशन पर यूनिट एरिया क्या होता है? स्ट्रेस, है ना। तो यहां से आ जाएगा r2/r1 का स्क्वायर। बहुत ही शानदार तरीके से हम सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट, इसके बाद क्या कह रहे हैं? अ राफ्ट ऑफ वुड। कह रहे हैं एक वुड है, वुड का पीस है ना, वो जो है वो फ्लोट कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी वाटर से कम है तो फ्लोट ही करेगा। अब बताना उसके ऊपर कितना मिनिमम मास रखते ताकि जस्ट सिंक कर जाए। जस्ट सिंक, क्योंकि सिंक करने के लिए मास तो कितना भी रख सकते हो ना। अगर मान लो वो 10 किलोग्राम पे सिंक कर गया तो 20 रखोगे तो भी सिंक करेगा, 30 रखोगे तो जस्ट सिंक कर जाए। ये देखो ये वुड था, है ना, जो कि ऐसे यहां पे तैर रहा था। अब मैंने इस पे मास रखा और जस्ट सिंक कर जाए। ये उसके ऊपर कितना मास रखा बताओ जरा? m। वेरी गुड, यू आर गुड बॉयज एंड गर्ल्स। अब बेटा मेरी बात सुने, ये मास है इसका 120, m ऊपर रखा तो नीचे को कितना फोर्स है? 120 प्लस mg। क्या ये बात समझ में आ गई? ये नीचे को आ रहा है और ρvg ऊपर को आ रहा है। रो कितना है? वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 10⁻³ और बॉडी की डेंसिटी दे रखी है 600। क्या दे रखी है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो ρvg ऊपर को आएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगी? मास अपॉन डेंसिटी।
120/600 इंटू जी, यहां से जी कटेगा, बहुत आराम से आप स्मॉल एम निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे, मैं करूं 12 5 60, ये 200 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 80। m की वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास तरीके और भी थे करने के, पर मैंने सोचा कि यही सिंपल तरीका लग रहा है। 1000 डेंसिटी की चीज होती, 1000 डेंसिटी की, तो अपने आप ही सिंक कर जाती, तो अपने आप ही जस्ट सिंक कर जाती। अगर डेंसिटी बॉडी की और सॉलिड की बराबर हो तो क्या होता, अपने आप ही वो यहां पे आती। बेटा याद करो, अभी अगर इसकी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी कम होती है, इफ बॉडी की डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये कंडीशन आती है। अगर बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा होती फ्लूइड की डेंसिटी से, तो ये कंडीशन आती है। और इक्वल तो कहीं पर भी इक्विलिब्रियम में रह पाती, जस्ट सिंक वाली कंडीशन आती, जहां छोड़ दो वहीं इक्विलिब्रियम में, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी बराबर है। तो वीडीजी नीचे को लग रहा है, रो वीजी ऊपर को लग रहा है, बराबर, खत्म बात। हमेशा इक्विलिब्रियम में, हमेशा जस्ट सिंक की कंडीशन अपने आप। तो इसकी डेंसिटी कितनी कम थी वाटर की डेंसिटी से? 400। तो इसकी डेंसिटी अगर 400 बढ़ा दूं, तो जितना इसका वेट बढ़ जाएगा उतना ही वेट एक्स्ट्रा रखना है, नहीं है समझ में? तो इसकी डेंसिटी 400 बढ़ाने से वेट कितना बढ़ेगा? अच्छा, 600 पे ये वेट आ रहा है, 600 पे ये मास आ रहा है, तो 200 पे क्या मास आएगा? 40, 400 पे क्या आएगा? 80। ओह हाँ, सोच सकते हैं ऐसे, लेकिन ये सोचना तभी अच्छा है जब आपको ऐसे जरूर आता हो कम से कम, क्योंकि ये मेथड आपको स्ट्राइक करे ना करे पेपर में ये जरूरी नहीं है, पर नॉर्मल मेथड हमेशा स्ट्राइक करेगा, जिसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? आपको बस चाहिए पता क्या, मतलब आप 6 7 8 क्वेश्चन बस मतलब स्टाइल से कर लो, टाइम बचा लो, बस इतना बहुत है। मान लो वहां पे अगर मान लो एग्जिस्ट करते हैं 13 14 क्वेश्चन स्टाइल से करने के लिए, आपने 7 कर लिए, मोर देन सफिशिएंट, है ना? आपको बस तेज तेज करना है। आपके मन में लंबा मेथड है, आप तेज तेज करिए बस, छोटा मेथड सोचना नहीं होता पेपर में, है ना? आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बढ़ू आगे, फिर से बता रहा हूं, 600 डेंसिटी थी, कितनी डेंसिटी थी? 600। अगर 400 ज्यादा होती तो अपने आप ही मतलब ऑटोमेटिकली सिंक कर जाता। तो 400 बढ़ा दो डेंसिटी, 400 बढ़ाने के लिए जो मास एक्स्ट्रा आ रहा है बस वो देख लो, वही मास आपको ऐड करना है। 600 डेंसिटी होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास, तो 600 से मास बनता है इतना, 200 से बनेगा 40 1/3, 400 से बनेगा उसका डबल, 40 का डबल 80, तो 80 मास एक्स्ट्रा चाहिए। क्या दो आ गया? नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्रेशर को बढ़ा दिए। प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, श्रृंगी सर बता रहे थे मेरे को, सही बता रहे थे ना? वो बोल रहे थे कि अगर वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना? और वो आता है ना प्रेशर कुकर का ऐड आता है, प्रेशर कुकर, यूनाइटेड प्रेशर कुकर, बेहतर खाना पल भर में तैयार, बेहतर खाना पल भर में तैयार। बेटा वो ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब एक तो वो बायो होती है उसमें कि भाई वो सामान उड़ ना जाए, जो भी उसमें मतलब जो भी मतलब अच्छे विटामिन हैं उड़ ना जाए, शायद इसलिए कहते होंगे, पता नहीं। जो काम की चीज़ें वो इवापोरेट होकर बाहर ना निकल जाए, नंबर 1। और ये तो बेहतर खाने के लिए होगा। पल भर में तैयार क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा अगर दाल को आपने पकाना है, आपने रख दी गैस पे, है ना? अब मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं लेके चलो कि आपने उसमें नमक मिलाया और उसमें दाल भी मिलाई तो बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रह गया। जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो अब उसका उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 105 है, कितना है ना? जो भी टाइम के साथ साथ चेंज होगा, है ना? क्योंकि दाल जो कि अंदर फूट जाएगी अचानक से, तो बेटा फिर वो मतलब सब सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ मान लो पानी है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब प्रेशर कुकर में बंद कर दिया और पतीले में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बॉयल हो जाएगा, है ना? तो अब लेकिन अगर प्रेशर कुकर में तो थोड़े से जब वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे तो वो एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर बाकी वेपर को आने को रोक देंगे, वो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, और बोलेंगे आने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? आने नहीं देंगे तुझे, क्या बोलेंगे? तो वेपर प्रेशर बढ़ मतलब ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो अब वेपर प्रेशर को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर होगा तब बॉइलिंग होगा। मान लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 120 पे जब वेपर्स फिर आ जाएंगे, और पर वो आए हुए वेपर्स बाकियों को रोक देंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट जो जाएगा और बढ़ जाएगा। अब मान लो 150 पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब 150 पे थोड़े से और आ जाएंगे, आने के बाद क्या हो जाएंगे? बाकी वो वेपर्स के साथ मिलके और वेपर्स को आने को रोक देंगे ऊपर, है ना? तो इसलिए टेम्परेचर अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो एक्चुअल में होता है खुले कंटेनर में उससे ज्यादा हो जाता है। अब टेम्परेचर ज्यादा और है लिक्विड स्टेट में, टेम्परेचर ज्यादा है और है ऑस्मोसिस, क्या होगा? ऑस्मोसिस का रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाल के अंदर पानी घुस जाएगा तो दाल सॉफ्ट हो जाएगी, खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और पानी जल्दी जल्दी कब घुसेगा? जब पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब पानी की वेलोसिटी, तो हमने ज्यादा ऑस्मोसिस का रेट बढ़ा दिया, है ना? तो पल भर में तैयार इसलिए हो गया। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है, देखो हालांकि इन बातों का कोई फायदा नहीं, हालांकि हो सकता है मतलब फ्यूचर में तो काम आती है ये बातें, है ना?
है ना। मैं खाली और खाली अगर बनाता हूँ तो पराठे, जो भी बनाया हो मेरे को बहुत समय हो गया, मतलब मैं शायद मेरे को मैंने पिछली बार कब बनाया होगा पता नहीं यार, याद नहीं। नहीं मतलब हम शौकियाँ बताते हैं, जब मतलब घर पे कोई गेस्ट आते तो मतलब उनको खिलाने के लिए शौक से खुद बनाते हैं। फिर वैसे जिस दिन मार खाते हैं उस दिन बनाता है, और क्या फिर, है ना। चलिए यही काम की बात, यही सुनना चाहते हो ना। आओ देखें, तो बेटा यहाँ पे पीटी ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, पीटी। कह रहे हैं यहां से 1 से 2 पे जा रहे हैं, बताओ कहां पे वॉल्यूम ज्यादा, कहां पे वॉल्यूम कम है, या वॉल्यूम बढ़ रही है घट रही है। बेटा प्यारे बच्चों, एक बार की बात है, किसी ने कहा सर पीटी ग्राफ ना ऐसा था, मैंने कहा कैसा, कहते ऐसा, और एक और बना दिया। मैंने कहा कहते सर बताओ ये क्या है, मैंने कहा ये पीटी ग्राफ है। कहते किस में वॉल्यूम ज्यादा है, मैंने कहा अच्छा इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, कहते हाँ। मैंने कहा क्यों, कहते P इक्वल टू NRT बाय V। तो अगर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, NR तो जन्मजात कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। वॉल्यूम क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। बेटा नंबर ऑफ मोल्स, तो हम क्लोज सिस्टम के लिए बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो वही है, तो वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट ली, वॉल्यूम मैंने क्या लिए, कांस्टेंट लिए, है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट लिए, इसका मतलब अब वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, तो यहां पर V2 जो होगा वो V1 से बड़ा होगा। क्या ये बात सोच सकते हो। आप ये भी कह सकते हो वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर तो डेफिनेटली थोड़ा कम ही आएगा उसी टेम्परेचर पे, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम आएगा। आप समझ सकते हो, यहां से यहां में अगर टकराना है तो कोलिजन जल्दी, और यहां से यहां में होता है, अगर बाउंड्री दूर कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कोलिजन कम हो जाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो फाइनली प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बेटा देखो ये क्या है, कम वॉल्यूम, ये क्या है, ज्यादा वॉल्यूम। तो अगर ये जो यहां पे ग्राफ बना हुआ है ऐसे, तो जितनी वॉल्यूम ज्यादा उतनी स्लोप कम, तो इधर जाते जाते वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही। तो 1 से 2 जाते जाते वॉल्यूम क्या हो रही है, कम, क्योंकि ये उस ग्राफ से मिल रहा है जिसकी वॉल्यूम कम है। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे P स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पहले आया था वॉल्यूम को डबल किया टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आ जाए वॉल्यूम को ट्रिपल किया टेम्परेचर क्या हो जाएगा, छी। कैसा क्वेश्चन है, छी। तो P स्क्वायर भी कांस्टेंट, प्यारे बच्चों P स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट। P को लिख दो NRT बाय V, तो T स्क्वायर बाय V एक नया कांस्टेंट, T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V। अब वॉल्यूम को 3 टाइम्स किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स, क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स, है ना। अब यहां पर ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या रखा था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करनी। किसके बारे में बात करनी है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा देखो 30 डिग्री एंगल पे यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, a ओमेगा, जो भी रेडियस दे रखा है a ओमेगा हो गई वेलोसिटी। अब अगर ये 30 है तो ये 60 हो गया, फिर ये 30, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है बेटा सर्कुलर मोशन में वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है। अरे कह दो आप किसी भी कर्विलिनियर मोशन में टेंजेंट के लॉन्ग होती है, तो रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होंगे ना यार, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये 30 तो ये 60 और ये फिर 30, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, a ओमेगा cos 30, और किधर को आ रहा है, इधर को, किधर को आ रहा है, इधर को। तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी आ रही है वो माइनस a ओमेगा cos 30 आ रही है। माइनस a ओमेगा cos 30 किसमें, ऑप्शन 3, टिक करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, यहां पर कह रहे हैं 3 लूप बन रहे हैं। कितने लूप बन रहे हैं बेटा, 3, ठक ठक एंड ठक, ठक ठक एंड। अब 3 लूप बन रहे हैं, 3 लूप बन रहे हैं प्यारे बच्चों, कितने बन रहे हैं, 3 लूप बन रहे हैं, है ना। अब बेटा अगर 3 लूप बन रहे हैं यहां पे, और मेरे को पता है यहां पे वो लटक रहा है ठुल्लू 9 किलोग्राम का, तो बेटा पूछिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बेटा जब ये तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड की कहानी है और 3 लूप बन रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में, V/12 क्या होती है, और 3 लूप बनेंगे तो क्या हो जाएगी, 3V/12 क्या हो जाएगी, अरे कह दो आगे यार, V/12, 2 लूप बनेंगे तो 2V/12, 3 लूप बनेंगे तो 3V/12। अरे बोलो आया, हाँ ना बोलो। एक बच्चा मेरे को भी थोड़े दिन पहले मैंने पूछा क्या होगी, तो उसने बोला 2L/V, तो मैंने उसको बताया देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हो जाता कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप क्या सोच सकते हो, V इक्वल टू F लैम्डा, तो V/λ होगा ना यार, V ऊपर आएगा ना यार, तो V/12 क्या आएगी, V/12 फंडामेंटल मोड, और यहां पर क्या हो जाएगी 3V/12। अब सोच रहे हो आगे कैसे करें, V क्या हो जाएगा √T/μ, टेंशन क्या हो जाएगी mg, म्यू मास पर यूनिट लेंथ लिख लोगे, 2L लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, यार कर लोगे यार। ये कैलकुलेशन मैं कर दूं, मजा आएगा आपको, हसनैन करूं मैं कैलकुलेशन, किसी का मन हो तो मैं कर दूंगा। प्रियांशी आपसे नहीं हो पाया था पेपर में, हो गया था, वेरी गुड। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन मेरे से करा हुआ तो कोई फायदा नहीं है ना यार, तो बहुत लल्लू क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है, कह रहे हैं
कह रहे हैं बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एक कह रहे एक प्लेटफॉर्म पे ना आंचल खड़ी है ना, और वो आवाज निकाल रही है 5 किलोहर्ट्ज से। कितने किलोहर्ट्ज से? 5 किलोहर्ट्ज से बहुत जोर से आवाज निकाल रही है ना। अब दो ट्रेन उस तरफ को आ रही हैं, दो ट्रेन उस तरफ को आ रही हैं, एक में थोड़ी बैठा है, उसको 5.5 किलोहर्ट्ज की आवाज आ रही है। कितने हर्ट्ज की? मतलब थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सुनाई दे रही है। वो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाली उससे ज्यादा आ रही। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, और एक ट्रेन में सारिका बैठ के आ रही है, और इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो 6 सुनाई दे रही है। क्या सुनाई दे रही है? अरे दूसरी ट्रेन है। अरे यार बाहर में जाओ यार तुम लोग यार। हाँ, तो तुम ट्रेन में कभी नहीं बैठोगे, इसका मतलब अब ट्रेन में कभी नहीं बैठोगे, आज तक कभी नहीं बैठे। हमारा तो है जहां घर है ना बिल्कुल पास में ही रेलवे स्टेशन है, और घर में लोग ज्यादा हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, तो आइए बेटा भाई। चलिए आइए, ये जस्ट मजाक की बात है। तो 5 किलो हर्ट्ज की बेटा ये साउंड मतलब छोड़ रही है। अब बेटा बात सुने, अब जिसको 5.5 सुनाई दे रही है, ये एक गाड़ी पे बैठ के एक इंसान आ रहा है ना, इसको सुनाई दे रही है 5.5। क्यों? एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी है ना, ये खड़ी होकर फायर कर रही है, तो सोर्स इज एट रेस्ट और ये ऑब्जर्वर पास आ रहा है। तो बेटा बढ़ किसके कारण रही है? क्या v बाय v? ये तो f बन जा रहा है। अगर vo 0 होता तो f होता। बड़ी किसके कारण? vo बाय v बढ़ रही है। vo के प्रोपोर्शनल है जो बेटा बढ़ रही है। बढ़ना इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है f डैश माइनस f, बेटा वो आ रहा है f vo बाय v। क्या ये बात सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? v बाय v को 1 किया, f को इधर ले गया, तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू vo है। तो एक को हाफ का इंक्रीज सुनाई दे, एक को 1 का, डबल सुनाई दे, मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो डबल होगी। कह दो आगे। जो इंक्रीज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, एक को 5.5 सुनाई दे रही है, एक को 6, तो बेटा 5 तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, तो 0.5 एक्स्ट्रा सुनाई दे रही है एक को, और एक को 1 एक्स्ट्रा सुनाई दे रही है। तो जिसको डबल एक्स्ट्रा सुनाई दे रही है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? डबल होगी। कह दो आगे समझ। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए क्या हो जाएगी? 2। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं R2R 3R रेडियस के बेटा 3 स्फीयर्स हैं। क्या है बेटा? 3 मेटेलिक स्फीयर्स हैं, है ना, शेल्स हैं, शेल्स, कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल्स। हाँ, इसी बात पे ऐसा करें, है ना, हम दूसरे बोर्ड की तरफ चलते हैं। वो बेचारा उदास हो गया, कह रहा है कि मेरे पे कोई लिखता ही नहीं, मेरे पे कोई लिखता ही नहीं। चलिए आइए इस पे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग तो दयालु हैं। हम लोग क्या हैं? दयालु। और तुम हो कचालू। हेलो, तुम कद्दू हो, तुम्हारे लिए कचालू सूट नहीं कर रहा है। तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। हेलो हेलो, बड़े वाले वाटरमेलन समझ में आ रहा है? तो मोनू भाई ये कह रहे हैं आउटर सरफेस पे 4 डेंसिटीज बराबर है। क्या कह रहे हैं? आउटर सरफेस पे 4 डेंसिटीज बराबर है। बेटा ये एक r रेडियस का है, ये 2r रेडियस का है, और ये 3r रेडियस का। मैं जानता हूं इनकी कुछ थिकनेस भी होगी, मैं जानता हूं अगर ये शेल्स हैं तो इनकी कुछ थिकनेस भी होगी। तो ये मैंने इसलिए थोड़ी सी थिकनेस दिखा दी, है ना। अब इस पे Q1 चार्ज है, वो सारा का सारा कहां आएगा? आउटर सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे आप सरफेस के अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लो, E डॉट ds का समेशन क्या होगा? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, E डॉट ds का समेशन 0, अंदर चार्ज 0 आएगा, तो सारा का सारा Q1 यहां पे आएगा। कह दो आगे। अब ऐसे यहां पे अगर आप गॉसियन सरफेस ले लो, E डॉट ds का समेशन क्या आएगा? 0, तो चार्ज एनक्लोज 0, तो यहां Q1, तो यहां पे माइनस Q1, पर टोटल इस पे Q2 था, तो यहां पे क्या देगा? Q1 प्लस Q2। अब यहां पे क्या देगा? नेगेटिव ऑफ Q1 प्लस Q2, टोटल एनक्लोज चार्ज 0। फिर से वही बात, यहां Q1, यहां माइनस Q1, यहां Q1 प्लस Q2, यहां पे नेगेटिव ऑफ Q1 प्लस Q2, और यहां पे सिमिलरली हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब कह रहे सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर है। इसका रेडियस r है, इसका एरिया a होगा, इसका रेडियस 4r है, इसका रेडियस 2r है, तो रेडियस एरिया 4a हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। r डबल हो गया, एरिया 4 टाइम्स, रेडियस 3 टाइम्स हो गया, एरिया 9 टाइम्स। अब चार्ज डेंसिटी बराबर है, दैट इज Q1 बाय a इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q1 बाय 4a।
इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 9, है ना। यहां से आप ए को ऐसे बहुत मस्ती से काट सकते हैं, है ना, और इसको एक कांस्टेंट के बराबर कर दो। तो Q1 क्या आ जाएगा K, Q1 क्या आ गया K, Q1 प्लस Q2 क्या आ जाएगा 4K, तो Q2 क्या आ जाएगा 3K। अब Q1 प्लस Q2 क्या है बेटा 4K, तो ये 4K इधर जाएगा, तो ये 9K माइनस 4K क्या बन जाएगा बेटा, Q3 क्या बन जाएगा 5K। तो Q1 बाई Q2 बाई Q3 पूछा है, Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 पूछा है, तो क्या आ जाएगा बेटा 1:3:5, 1:3:5। क्या तो समझ में आ गया भाई? आंचल को समझ में नहीं आया? आ गया, वेरी गुड, है ना, समझ गए ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको? एक बार और बेटा, एक बार की बात है बेटा, ये 3 शेल्स हैं, इसमें अगर आप गॉसियन सरफेस लोगे, पहली शेल के मटेरियल से अगर आप गॉसियन सरफेस लोगे, तो ई डॉट ds का समेशन बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा 0 होती है, तो ई डॉट ds का समेशन होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज 0 होगा, इसके अंदर चार्ज 0 आएगा, सारा का सारा चार्ज Q1 बाहर को आएगा। इसमें ई डॉट ds का समेशन भी 0 आएगा बेटा, ई डॉट ds समेशन, ये क्या लिख रहा हूं, ई डॉट ds समेशन इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज है, गॉस लॉ। अच्छा गॉस लॉ था, गॉस लॉ, हाँ। अब ई 0 का कंडक्टर में, ई 0 होगा तो ई डॉट ds का समेशन 0, चार्ज एनक्लोज 0, इसके अंदर चार्ज 0 होगा, सारा का सारा Q1 बाहर को आएगा। बोलो आया? अब यहां इसके अंदर भी ई डॉट ds का समेशन 0 आएगा, तो जो अब चार्ज एनक्लोज 0, तो यहां Q1 है तो यहां माइनस Q1 आएगा, तो यहां Q1 प्लस Q2 के बना रहा हूं, क्योंकि टोटल चार्ज तो इस पे Q2 था ना यार। पक्का समझ में आ गया? परेशान हो? आगे समझ में? मां कसम, अब पक्का आ गया। तो ई डॉट ds का समेशन बेटा, ई डॉट ds का समेशन, इसके लिए भी 0 करूंगा तो चार्ज एनक्लोज फिर से 0, यहां पे Q1 प्लस Q2, तो यहां पे नेगेटिव ऑफ Q1 प्लस Q2, तो यहां क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि टोटल चार्ज था इस पे Q3, टोटल चार्ज क्या था इस पे Q3। बोल दो आ गया? अरे हाँ ना बोलो यार। तो अब चार्ज पर यूनिट एरिया आप Q1/4πr² भी बोल सकते थे, Q1/4πr² इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2/4π2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/4π3r का स्क्वायर इक्वल टू K कर दो। कह दो आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं Q1 Q2 के बीच का फोर्स था F, अब वहां पर एक और चार्ज आ गया Q3, तो Q1 Q2 के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा F। बेटा जो Q1 Q2 के बीच का फोर्स होता है वो इसके इंडिपेंडेंट होता है, नियर बाय चार्जेस कौन कौन है, तो वो तो F का F ही रहेगा, हाँ ना बोलो यार। मेटल प्लेट्स हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 800 वोल्ट। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आया था इनके पेपर में, है ना, वैल्यूज डेफिनेटली डिफरेंट थी, अभी कल ही शायद मैं आपसे बात कर रहा था। ये 2 प्लेट है ना, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, ये बोर्ड्स का भी आया क्वेश्चन, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से आप क्या कर लेंगे E निकाल लेंगे, और QE ऊपर को आएगा, इक्विलिब्रियम में एक चार्ज पार्टिकल mg नीचे को आएगा, तो QE इक्वल टू mg से आप बड़े आराम से जो भी चीज चाहिए वो आप निकाल लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली, E इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, है ना। आपसे पूछा गया था चार्ज कितना है Ne, तो चार्ज को Ne लिख लो, n एक इंटीजर आ जाएगा, अपने आप निकल के आ जाएगा, कर दो सॉल्व किया हो जाएगा। आरती आ गया? हाँ वेरी गुड। इसके बाद कह रहे हैं कि भाई देखो, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर फाइंड टाइम व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। अच्छा, रेजिस्टर और कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप बराबर बराबर कितनी देर बाद हो जाएगा? बेटा मेरी बात सुनो, ये एक आरसी सर्किट है, चार्जिंग आरसी सर्किट है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, दोनों के क्रॉस बराबर हो गए, दोनों के क्रॉस V/2 हो गया, है ना। तो इसमें चार्ज कितना हो गया CV/2, Q इक्वल टू CV से चार्ज। अब बेटा Q क्या होता है, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, Q इक्वल टू CV 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। जब बढ़ता है तो 1 माइनस e की पावर माइनस t/τ, जब घटता है तो Q इक्वल टू कैपिटल Q e की पावर माइनस t/τ। याद आ गई बात, है ना। तो यहां पर चार्ज हो गया CV/2 इज इक्वल्स टू CV 1 माइनस e की पावर माइनस t/τ, वेयर τ इज RC, है ना। ये हाफ हो जाएगा, तो e की पावर माइनस t/τ, ये क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, है ना बोलो। तो e की पावर t/τ, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो t/τ क्या हो जाएगा, ln2, है ना। तो t क्या हो जाएगा, RC ln2। क्या मेरे को वैल्यू पुट करके दिखानी हो जाएगा? वैल्यू पुट करूं? देवेंद्र बेटा समझ में आ गया? वेरी गुड, देवेंद्र इज अ गुड। ओह अच्छा, वैल्यू पुट करनी, ओह
अच्छा, अगर जे और ए दे रखा है तो जे डॉट ए से क्या था बेटा, करंट क्या था बेटा, जे डॉट ए। इनके पेपर में क्वेश्चन आया था, जे गिवन था, याद करो, एरिया वेक्टर गिवन था और एरिया वेक्टर से जे का एंगल था 60, जे ए cos 60 किया था। याद है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको मेंस का पेपर सॉल्व करवाया था, है ना। हालांकि इसमें तो जे डॉट ए करना है बेटा। जो करंट डेंसिटी अगर है, अगर एरिया वेक्टर अगर आपको ये वाला गिवन है मान लो, है ना, तो बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। करंट डेंसिटी जो है वो जे है, तो बेटा जे करंट पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं और एरिया जो होता है परपेंडिकुलर टू वाला होता है। तो या तो आप पहले ए cos थीटा से करंट निकाल लो, तो जे डॉट ए होता है बेसिकली जो करंट होता है। जैसे वहां पर ए डॉट वी फ्लो रेट होता था, वहां पर क्या होता है, फ्लो रेट ए डॉट वी। वेरी गुड। तो जे डॉट ए करेंगे तो जे कैप डॉट जे कैप 1 और आई कैप वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4 एक और आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर है जिसमें 50 ओम जिसका रेजिस्टेंस है, कनेक्ट कर दी एक बैटरी से और एक रेजिस्टर भी ले लिया साथ में 2950 ओम। अब कह रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 30 डिवीजन, है ना। अब कह रहे हैं हमने डिफ्लेक्शन 20 कर रहे हैं तो कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें। डिफ्लेक्शन 20 करना है, मान लो 1 डिवीजन से कुछ करंट ही आता होगा ना, मान लो 1 डिवीजन 1 एम्पियर है, तो 30 डिवीजन क्या हो गया 30 एम्पियर। तो पहले करंट था 30 और पहले रेजिस्टेंस क्या था 3000। अब करंट क्या हो गया 20 और रेजिस्टेंस क्या हो गया, मान लो R हो गया। तो यहां से क्या है, ये क्या आ गया, R कितना आ गया 4500। तो पहले हमने 50 के साथ 2950 लगाया था तब 3000 बना था। अब क्या लगाया होगा 4450 लगाया होगा तभी 4500 बने, तभी 4000। अरे क्या तो आ गया, पहले 30 डिवीजन आ रही थी रीडिंग, अब 20 डिवीजन आ रही है। अगर 30 डिवीजन से 20 डिवीजन आ गई मेरे प्यारे बच्चों, अगर 30 डिवीजन से 20 डिवीजन आ गई, देखो बेटा अगर आप बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो लोग सामने बैठे तो ही बेटा काम बन पाएगा, है ना। हर एक पेपर से एक एक क्वेश्चन आने वाले, बार बार मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूं, बहुत ध्यान से बस समझ लें, है ना। हाँ डेफिनेटली पेपर का लेवल एक्चुअल में से कम ही होगा, है ना। तो 30 इंटू रेजिस्टेंस I1 R1 I2 R2 बराबर, क्योंकि कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो वही का वही है, वैसे नहीं भी कह रहे होते तो भी मेरे को मान लेना था, हालांकि मैंने लिखवा दिया था आपको पेपर में, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जिसमें करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ क्या आएगा, अंदर प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या ये बात मालूम है? यस। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं यहां पर 3 करंट कैरिंग वायर है, एक में 2 एम्पियर करंट है, एक में 2 एम्पियर करंट है अंदर को, एक में 3 एम्पियर करंट है बाहर को, एक ए सरफेस है। कह रहे इससे बी डॉट डीएल का इंटीग्रल क्या आएगा, कह रहे बी डॉट डीएल का इंटीग्रल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, बी डॉट डीएल के इंटीग्रल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, थोड़ी थोड़ी भाग के। अब बेटा बी डॉट डीएल का इंटीग्रल क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। क्या होता है बेटा, पानी की बोतल है वो दोस्त। तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रल क्या बेटा, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। हाँ तो बच्चों बी डॉट डीएल का इंटीग्रल है म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। क्या है बेटा, म्यू नॉट टाइम्स, नहीं है समझ में। अजीत बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। अब सरफेस ए, जो सरफेस ए है उसके लिए करंट एनक्लोज कितना रहा है, 0। याद आ गया बेटा, यहां पे एक करंट आ रहा है और एक करंट अंदर को जा रहा है, तो करंट एनक्लोज क्या हो गया 0। तो ए वाले के लिए आंसर आ रहा है 0। अच्छा बी वाले के लिए क्या आ रहा है, बी वाला दिखा रखा है ये वाला 5 हो जाएगा इसके लिए। सी वाले के लिए क्या आ रहा है, सी वाले के लिए ये वाला 1 हो जाएगा। डी वाला जिसमें सारे के सारे इकट्ठे आ गए तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक बात बताओ सबसे छोटा कौन है, ए, सी, डी, बी। तो बेटा जिसमें करंट एनक्लोज ज्यादा, म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज ही तो बी डॉट डीएल का समेशन होता है। जिसमें करंट एनक्लोज ज्यादा होगा उसी का बी डॉट डीएल इंटीग्रल ज्यादा होगा। क्या तो समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का समझ में आ गया। ऋषभ बेटा भाग के शाबाश। कह रहे हैं बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ 2 एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है बेटा बार मैग्नेट की, बहुत अच्छी बात है। Q इंटू एल होता है डाइपोल मोमेंट, Q इंटू एल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, है ना। हाँ दोनों डस्ट ले भाग के, है ना, रफ्तार से बिल्कुल मिटो। ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत टैलेंटेड आदमी है ये, दिल्ली से आए हैं आपके पास मिटोने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से मिटोते हुए, बिल्कुल पगलाए से दिख रहे हैं। अब ये मैग्नेट है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर, है ना। इक्वेटर से 60 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है।
मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटर से 60 डिग्री एंगल पे, तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट से एंगल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का 30। पूछा है टॉर्क क्या आएगा, mb sin 30, mb sin, पर m में ये याद रखें पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, m इनटू l होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। कह दो आगे, तो 2 इंटू 4/100 मीटर में कर दिया, ये हो गया m, b sin 30 हाफ। कह दो आगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं एक रॉड घूम रही है ना, रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला अबाउट इट्स एंड, और कहना चाहिए था प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रॉड इज रोटेटिंग इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और एंगुलर वेलोसिटी कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी इधर को होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर को, क्योंकि बेटा अगर परपेंडिकुलर प्लेन में थी तभी हाफ bl स्क्वायर ओमेगा, लेकिन इतना बहुत बेटा नीट वाला भी नहीं लिखता है ना, तो हाफ bl स्क्वायर ओमेगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, हाफ bl स्क्वायर ओमेगा। लेकिन यहाँ 100 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, तो उसको बेटा ओमेगा में कैसे लिखोगे, रेडियन पर सेकंड में इंटू 2 पाई, क्योंकि अगर 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई घूमता तो 100 रेवोल्यूशन में 100 इंटू 2 पाई। बोलो आया, वेरी गुड, बहुत शानदार। कह रहे लेजर बीम दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है, पावर पर यूनिट एरिया से इंटेंसिटी निकाल लोगे बेटा। कह रहे लेजर बीम है, ये बीम है, ये एक लेजर बीम है, वो जो लेजर मारते हैं ना तो उसका एरिया कांस्टेंट होता है, आप जितनी मर्जी दूर मारो, है ना। तो लेजर बीम है, हालांकि इनको कहना चाहिए था पैरेलल बीम, क्योंकि बीम 3 तरीके की होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट जिसका एरिया कम हो रहा हो, और एक पैरेलल। तो यहां पर कहना चाहिए था लेजर पैरेलल बीम, है ना। तो कोई बात नहीं, इतना मेरे को लगता है समझ में आ जाता है। डायमीटर एक ही वैल्यू दी है तो इसका मतलब वही डायमीटर होगा हर जगह। तो बेटा 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही है वो P आ रही है, पावर पर यूनिट एरिया, ये क्या हो जाएगी बेटा इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या होता है b²/2 म्यू नॉट इंटू सी, या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी। कई बात याद आ गई क्या, मैं कितनी बार बता चुका हूं क्लास में, लगभग अंदाजे से 2 बार 3 बार, चलो ठीक है, 2-3 बार भी बहुत होता है ना। वैसे मेरे को लगता है ज्यादा बार बताई होगी, ऐसा लगता है मेरे को, मतलब पर्सनली ऐसा, मैं गलत भी हो सकता है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, एलसीआर सर्किट दे रखा है, कह रहे हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन दी सर्किट। कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं ना, निकाल लेते ना। आर तो दे रखा क्वेश्चन में 3000, वेरी गुड। आर कितना दे रखा क्वेश्चन में 3000 ओम, ये दे रखा है आर। अब एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में 300, एल कितना दे रखा है 50/3। बहुत ही शानदार तरीके से आ जाएगा। ये 100 है ना, तुम बताते ही नहीं यार, 5000, बहुत ही शानदार। और एक्सी, एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, एक्सी क्या होता है, ओमेगा क्या है 300, और सी कितना दे रखा है 10/3 माइक्रोफेरेड, 10 की पावर -6 आएगा, ऊपर जाकर 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 3 बचेगा, 3 जीरो उड़ा दो, ये बहुत शानदार तरीके से ये 1000 आता हुआ। तो z की वैल्यू क्या देगी, √r² प्लस xl माइनस xc स्क्वायर, 3000 स्क्वायर प्लस 4000 स्क्वायर कर देगा 5000, बहुत शानदार। अब बेटा पावर क्या होती है, बेटा एवरेज पावर होती है VRMS IRMS cos phi, याद आ गई बात। एवरेज पावर क्या होती है VRMS, VRMS क्या दे रखा है क्वेश्चन में 200, क्योंकि 200 √2 तो पीक वैल्यू है, तो 200। IRMS VRMS बाय Z, cos phi R/Z, R/Z क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, बहुत मजा आएगा। कोई नहीं, वेरी गुड। कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ओ है, करेक्शन हुआ था। अच्छा यहां पर बेटा क्या हो रहा है, कह रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 0.1 मिरर की तरफ आता है बेटा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज मूव अपोजिट टू दी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज दूर जाएगी, ऐसा क्यों कह सकता हूं, x1 x2 f², x1 x2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो फोकस से होता है और जो इमेज का डिस्टेंस होता है फोकस से, x1 x2 का प्रोडक्ट होता है f²। क्या होता है बेटा प्रोडक्ट, तो अगर x1 बढ़ेगा तो x2 घटेगा, अगर x1 घटेगा तो x2 बढ़ेगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज पक्का दूर जाएगी। तो यहां पे अवे फ्रॉम मिरर वाला आंसर लेना था। मैंने यहां पे ऑप्शन चेंज इसलिए करा दिए थे क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ क्वेश्चन आना आपके पेपर में मेरे को एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैल्यूज के साथ क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। मैं बताता हूं वैसे अगर मतलब सोचना कैसे होता है वैल्यूज के साथ जब क्वेश्चन आता है,
है ना, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u स्क्वायर डी ले रहा हूं खाली du माइनस 1/v स्क्वायर dv इक्वल टू 0। तो यहां पे u गिवन था, v गिवन था, ऑब्जेक्ट का जो u में जो चेंज आया वही डिस्प्लेसमेंट हुई ऑब्जेक्ट की, जो कि 0.1 थी, ये 10 था, ये 20 था। तो 20 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर मतलब वो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 0.1 dv की वैल्यू 4 आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि du ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो गई, dv इमेज की डिस्प्लेसमेंट हो गई। इमेज की डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट गिवन थी। करूं सॉल्व, du 0.1 बाय 10 स्क्वायर माइनस dv ये निकालना है बाय 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो dv की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ 20 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर मतलब नेगेटिव ऑफ 0.4 है ना। बाकी मेरे को तो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है ही नहीं, मेरे को खाली मैग्नीट्यूड से ही मतलब है अगर निकालना हो तो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि नहीं पूछेगा, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट देके इमेज की डिस्प्लेसमेंट पूछना मतलब ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं रहेगा ना हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट। बेटा अगर आप लेंस को अगर ऐसे काट चुके हो तो उसके बाद भले आप ऐसे जोड़ दो लेंस को, भले आप इसी तरीके से जोड़ दो, बेटा पावर तो ऐड होती है, बेटा पावर तो ऐड होती है। दोनों केस में पावर p ही आएगी, ऐसे जोड़ो या ऐसे, क्योंकि बेटा ये बेसिकली प्रिज्म्स है और प्रिज्म एंगल वही है। तो इसने डेविएट किया, इसने डेविएट किया, तो डेविएशन तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, ना कि इधर से रे आ रही है इधर से रे आ रही है। कह दो आगे समझ में। तो इसका मतलब क्या, डेविएशन वही होगा तो फोकल लेंथ वही आएगी एंड हेंस पावर भी वही की वही रहेगी, टोटल पावर वही की वही रहेगी p। कह दो आगे। अब कह रहे हैं एक आदमी जो है वो 11 किलोमीटर दूर की चीज को अलग अलग देखना चाहता है। तो जैसे मान लो दो पिलर्स हैं, उनको अलग अलग देख पा रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ जो रेलिंग इनकी बनी है थोड़ा मेरे को दिख रही है, वो अलग अलग ही दिख रही है ना। तो अब वो कितनी दूर हो जाए कि मेरे को वो रेलिंग अलग अलग दिखाई दे। या मान लो कि जैसे अगर वो डॉटेड वाली पेंटिंग होती है, डॉटेड वाली पेंटिंग होती है, मेरे को कितनी दूर तक वो डॉट्स अलग अलग दिखाई देंगे। एक टाइम बाद वो कंटिन्यूअसली पेंटेड दिखाई देता है, दूर होता जाता हूं तो। याद आई बात। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, थीटा मिनिमम कितना है आंख का, या तो बेटा लेमडा दो डी दो, ये दिया नहीं था इसलिए मैंने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दे दिया। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर थीटा मिन है तो जितना मिनिमम एंगल की चीजें मैं देख सकता हूं, है ना, आर डिस्टेंस गिवन था, थीटा मिन मेरे को क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो आर इंटू थीटा मिन बीच की दूरी हो गई ऑब्जेक्ट की, जिस पे मैं अलग अलग देख पाऊंगा। उससे कम होगा, उससे कम थीटा होगा तो फिर मैं अलग अलग नहीं देख पाऊंगा। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन था 3/11 इंटू 11, है ना। बिल्कुल सिंपल ऑप्शंस थे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अगर इंटेंसिटी ना मैक्सिमा पे आई नॉट आ रही है और एक को ढक दिए तो इंटेंसिटी क्या आएगी। नवजोत पुत्र स्टैंड अप। बेटा मैक्सिमम पे इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अगर दो हैं I वाले तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आएगी √I प्लस √I का होल स्क्वायर, दैट इज 4I। 4I अगर I0 है तो I क्या हो जाएगा, I0/4। 4I अगर I0 है तो एक की इंटेंसिटी क्या आएगी, I0/4। कह रहे एक को ढक दिया, अब इंटेंसिटी क्या आएगी, I0/4। बिल्कुल सही, ये तो पिछले पेपर में भी आया था, है ना। ए बेटा अगर स्लिट विड्थ पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, तो ए अगर स्लिट विड्थ है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, nth मिनिमा के लिए क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। ए बेटा पूछा गया है, ए पूछा गया है, लेमडा दिया गया है, पहला मिनिमा आ रहा है 30 डिग्री पे, तो ए साइन 30 इक्वल टू लेमडा, तो ए क्या हो जाएगा 2 लेमडा, ए क्या हो जाएगा 2 लेमडा। बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 9 वोल्ट है, E/m रेशियो गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है, Kmax होता है EVS। Kmax क्या होता है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन, बहुत ही बेकार क्वेश्चन आता हुआ, hnu माइनस फाइ, है ना, ये होता है Kmax, और Kmax को लिखते हैं प्यारे बच्चों EVS। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 9, क्या गिवन है 9 इंटू E इज इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड मेरे से पूछी गई है, वैसे तो कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर ही सकते हैं, है ना, और अगर आप चाहे मैं कर दूं तो मैं आपको बता देता हूं, √2 E/m इंटू 9। E/m की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 1.8, कहां गया, इंटू 10 की पावर 11, तो 1.8 आएगा, है ना। 9 इंटू 2 भी 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, तो ये 18 इंटू 10 की पावर 10 भी बोल सकते हो इसको, तो 18 बाहर आ जाएगा और 10 की पावर 5, 18 इंटू 10 की पावर 5, दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर 6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, है ना, वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो कह रहे CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1/4 की वैल्यू 1 होती है।
अगर आपने क्लास 11th में एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ी क्लास 11th की, है ना, या आपने स्कूल में भी पढ़ाई करी होगी, तो बेटा वहां पर केमिस्ट्री का टीचर सबसे पहली बात यही बताता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर वैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं फिजिक्स में ऐसा क्यों चमका दिया, 1/4πε0 की वैल्यू वहां पर 1 यूज कर लेते थे। अगर आपको याद हो केमिस्ट्री की बुक में कई बार जब फॉर्मूले दिए होते तो वहां पर लिखा होता है इन सीजीएस सिस्टम टेक 1/4πε0 टू बी इक्वल टू 1, है ना। तो आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी अगर मान लो आप चूक भी गए थे तो बेटा आपने अगर 1/4πε0 लिख भी दिया था तो ZE² बराबर mv²/r, जो भी बेटा ये न्यूक्लियस है जिसपे Z प्रोटॉन्स है तो प्लस ZE चार्ज है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बेटा जो फोर्स आएगा, जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा, दैट इज mv²/r, r कटेगा तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r आएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। एक ही में था, सीजीएस सिस्टम देख के भी घबराना नहीं था। अगला क्वेश्चन, x से बन रहा है x4, है ना, 2 अल्फा पार्टिकल निकले, 1 बीटा। बेटा अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो 2 प्रोटॉन नंबर कम होता है, 2 न्यूट्रॉन नंबर कम होता है, या कह सकते हो कि प्रोटॉन नंबर 2 से कम होता है और मास नंबर 4 से कम होता है। लेकिन गामा डीके में ना प्रोटॉन नंबर चेंज होता है ना न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है। गामा डीके में तो खाली वो डी एक्साइट करते हैं। क्या करते हैं? डी एक्साइट करते हैं, है ना। बेटा भाग के 2 लोग आएंगे, थोड़ी ली बेटा, भाग के हो रवि, भाग के हो, शाबाश, थोड़ा तेज आएंगे। बेटा एटॉमिक नंबर गिवन था 72, मास नंबर था 180। थोड़ी ली बेटा, मेरी मदद करो, मेरे को एक बात याद दिलाओ, अगर बीटा डीके अगर कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं करता कौन सी डीके मानते हैं, माइनस या प्लस? बीटा माइनस डीके मानते हैं। कौन सी डीके मानते हैं? बीटा माइनस। इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। बेटा बीटा डीके 2 होती है। बेटा देखो, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो बनता है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, है ना। ये रिएक्शन केवल और केवल कहां हो सकती है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। कहां हो सकती है? केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये वाली फोटो भी बना दो बेटा, ये दोनों ही बना दो, है ना, साफ साफ। तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, ये जो रिएक्शन हो पाती है, ये कहां हो पाती है? खाली और खाली न्यूक्लियस के अंदर हो पाती है। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है ना। तो बेटा आइसोलेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियस के बाहर, तो इसका मतलब वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कोई इस पे एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, वही एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब बेटा ये बीटा माइनस डीके, ये बीटा प्लस डीके है, तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है? प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन का एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। मास नंबर दोनों केस में वही है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर विल नॉट चेंज इन बीटा डीके। बीटा डीके में खाली और खाली एटॉमिक नंबर चेंज होता है, विच इंक्रीजेस बाय 1 इन केस ऑफ बीटा माइनस डीके एंड विच डिक्रीजेस बाय 1 इन केस ऑफ बीटा प्लस डीके। यहां पर बीटा माइनस डीके हो रही है, तो बेटा प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो घटना तो चाहिए था 4 से। बेटा क्या गिवन था पहले? न्यूक्लियस जो था X, उसका क्या था बेटा? एटॉमिक नंबर 72 है, और वो तो मास नंबर तो 4 से कम हो गया, तो ये तो कितना आ जाएगा? 4 से कम होने के बाद 176, हाँ ना बोलो। और जो भी बन गया जिसको x4 कह रहे हैं, और ये 4 से तो कम होना चाहिए था प्रोटॉन नंबर, लेकिन 1 से बढ़ भी गया, बीटा माइनस डीके हुई है, एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो 3 से कम हुआ 69 एंड 176। कह दो आगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 2 अल्फा हुए हैं, ओ आई एम सॉरी 2 अल्फा हुए हैं, तो बेटा ये 4 4 8 से कम होगा, दैट इज 172। और प्रोटॉन 2 अल्फा हुए हैं, तो बेटा 2 बार 2 प्रोटॉन गए, तो बेटा 4 से कम होना चाहिए था, लेकिन 1 से बढ़ गया तो 3 से कम। अच्छा यहां पर मैंने वो याद रखा और वहां पर मैं भूल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो पेपर भाई के पास है। अब बेटा यहां पर करंट पूछा गया, इसमें तो करंट जाएगा नहीं मेरे दोस्त, थोड़ी ली, इसमें करंट जाएगा नो। रिवर्स बायसिंग में अगर या तो रिवर्स बायसिंग रेजिस्टेंस दे देंगे, नहीं देंगे तो आइडियल डायोड मानेंगे। आइडियल डायोड में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 होता है और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा, और ये क्या हो गया? ये तो कंडक्शन सिंपल 0 रेजिस्टेंस हो गया। 4 और 2 6, करंट कितना आ जाएगा? 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। बहुत शानदार तरीके से 2 एम्पियर इधर से आया, इधर चला गया, वेरी गुड। अब यहां पे बनाओ यार, अच्छा ये 1 है तो यहां 0 आ गया, ये 0 है तो यहां 1 आ गया, ये 0 है तो अगर नैंड में दोनों इनपुट सेम होते हैं, नैंड में अगर दोनों इनपुट सेम होते तो क्या बन जाता? नॉट। तो ये क्या बन जाएगा? 1,
ये 1 यहां पे आ रहा है, बहुत शानदार, यहां से 0 आ रहा है। 0 1 का एंड क्या देता है, 0 देता है, नॉट क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 का एंड क्या देता है 1 और नॉट क्या हो जाएगा 0, तो y इज 0। कह दो आगे। इसी के साथ पेपर समाप्त होता है, भाड़ में जाए।